गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें भंडारित अनाज को खाने वाले नाशक कीटों को शुरू किया था। भंडारित अनाज के नाशक कीटों को हमने हमारी लास्ट क्लास में शुरू किया था और इस कड़ी में आज हम नेक्स्ट जो एनिमल ले रहे हैं वह है कैलेसोब्रुक्स, जिसे हम कॉमन भाषा में दाल का बीटल कहते हैं, दाल भृंग भी कहते हैं। अर्थात ये जितनी भी दालें आती है, चना दाल, मूंग, अरहर या मसूर, ये जितनी भी दाल आती है उनको ये कीट खाकर नष्ट कर देता है। और इस कीट का लार्वा उस दाल के दाने को खाकर इतना खोखला कर देता है कि वह अगर दाल को अगर आप हाथ में लेकर भी हल्का सा दबाते हैं तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाता है। दूसरा, फिर ऐसी दाल दुर्गंध युक्त होती है और ऐसी दालों को खाया नहीं जाता है। और आप घरों में ये कीट आम तौर पे देख सकते हैं कि जब दाल काफी दिनों से पुरानी पड़ी है और उनको अगर अपन देखभाल नहीं करते हैं तो उसमें ये कीट कैलेसोब्रुक्स लग जाता है। सबसे पहले हम इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि यह सभी संघ ऑर्थोपोडा के सदस्य हैं। सभी क्या हैं? ऑर्थोपोडा के सदस्य। अब जितने भी कीट हैं यह वर्ग इंसेक्टा में आते हैं। तो वर्ग क्या है? इंसेक्टा। गण क्या होगा? गण होगा कोलियोपटेरा। सभी में गण ध्यान, जितने भी अभी तक कीट हैं उनमें सभी में गण क्या है? कोलियोपटेरा। और वंश की बात करें तो वंश क्या है? कैलेसोब्रुक्स। कैलेसोब्रुक्स। तो हमने अब क्लासिफिकेशन पढ़ा, अब हम इसके बारे में सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं। देखिए, इसे हम सामान्य भाषा में दाल का भृंग कहते हैं, क्योंकि यह दाल, जितनी भी दाल आती है उनको यह खाकर नष्ट कर देता है। अब इसकी भारत में दो प्रजातियां मुख्य पाई जाती है। एक होती है कैलेसोब्रुक्स चाइनेनिस, जो इसकी पहली प्रजाति है वह है कैलेसोब्रुक्स चाइनीनेसिस। अब देखिए, चाइनीनेसिस है वो जो कीट होता है, पहली प्रजाति है वो है कैलेसोब्रुक्स चाइनेनिसिस। अब देखिए, चाइनेनिसिस होते हैं ना, अब आप अगर इसको कॉमन भाषा में पढ़े तो इसे सामान्य भाषा में चने का भृंग कहते हैं। चने का भृंग कहते हैं या चने का धोरा, दोरे। अब देखिए, ये जो कैलेसोब्रुक्स है, ये जो मुख्य प्रजाति होती है, वैसे तो ये सभी दालों को खाकर नष्ट करती है, लेकिन इसकी दो भारतीय प्रजातियां भी है, कैलेसोब्रुक्स चाइनेनेसिस। ये जो प्रजाति है यह सामान्यतः चने की दाल होती है उसको सबसे ज्यादा खाकर नष्ट करती है। और इसकी जो दूसरी प्रजाति होती है वह होती है एनेलिस फैब्रिकस। एनेलिस फैब्रिकस। दूसरी जो इसकी प्रजाति है वह कैलेसोब्रुक्स एनेलिस फैब्रिकस। जो प्रजाति है वह सामान्यतः मूंग की जो दाल होती है उनको खाकर नष्ट करती है। ये जो प्रजाति है इसीलिए इसको मूंग का भृंग कहते हैं। एक ये कैलेसोब्रुक्स प्रजाति है वो सामान्यतः पूरी जितनी भी दालें होती है उनको खाके नष्ट करती है, पर इनकी दो ऐसी प्रजातियां हैं जो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पहली है कैलेसोब्रुक्स चाइनीनेसिस, ये चने का भृंग या धोरा कहते हैं कि चने की जो दाल होती है उसको सबसे ज्यादा खाकर नष्ट करती है। फिर दूसरी है कैलेसोब्रुक्स एनेलिस फैब्रिकस, इसे मूंग का भृंग कहते हैं। और जो मूंग की दाल होती है उसमें ये प्रवेश कर लेते हैं। और हम जानते हैं जब दाल काफी दिन घरों में पड़ी रहती है, काफी दिन अपन उनको खोलते नहीं है, क्योंकि हमारी परंपरा होती है कि हम किसी भी सामान को ज्यादा स्टोरेज करके रखते हैं। और स्टोरेज करके रखते हैं तो हम उसकी जो क्वांटिटी होती है वो 1 साल के लिए उसको हम स्टोरेज करके रखते हैं। जब कोई दाल 1 साल के लिए, जैसे मूंग की दाल होती है, हम ज्यादातर मूंग खरीद के उसको 1 साल के लिए उसको दाल बनाकर स्टोरेज कर देते हैं, तो यह कीट उन दालों में आसानी से लग जाता है। और जब हम उनकी समय समय पर देखभाल नहीं करते हैं तो उस कंडीशन में यह कीट उन दालों के दाने को खाकर
इतना खोखला कर देता है कि अगर आप दाने को हाथ में लोगे तो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, आपको पीसने की जरूरत नहीं है। तो इस कीट की यह विशेषता होती है। लेकिन ध्यान रखना, इसके साथ ही इस कीट की कई और प्रजातियां भी है, जैसे कैलोमस मैक्यूलेटस। मैक्यूलेटस ये भी इसकी एक प्रजाति है। कैलेसोब्रूकस मैक्यूलेटस ये भी एक इसकी प्रजाति है जो सामान्यतः भारत में पाई जाती है। और इसकी एक प्रजाति होती है फैसियोली, ये भी एक इसकी प्रजाति है कैलेसोब्रूक्स फैसियोली। तो ये भी इसकी एक प्रजाति है जो अलग अलग दालों को खाकर नष्ट करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनकी जो प्रजातियां होती है वो मुख्य रूप से दाल जितनी भी आती है उनको भोजन के रूप में ग्रहण करती है। लेकिन अगर दाल की कमी हो, दाल उपलब्ध नहीं हो, उस कंडीशन में ये बाजरे को या ज्वार को भी खाकर नष्ट करती है। अब अपन इनके जीवन चक्र के बारे में पढ़ लेते हैं। अब देखिए, इनका जो लार्वा होता है वह सबसे खराब होता है, क्योंकि इनकी जो लार्वा होता है, हम जानते हैं कि लार्वा क्या करता है, कोई भी अन्न का दाना होता है वह उस दाने के अंदर एक तो छेद बना देता है। छेद बनाने के बाद उस दाने के अंदर जो मंड या स्टार्च के पदार्थ होते हैं, यह लार्वा उसको खाकर नष्ट कर देता है। अब जब ऐसे दाने आप कभी इनको देखोगे तो आपको ये पाउडर फॉर्म में देंगे। दूसरे, ये कीट क्या करते हैं, जो वयस्क कीट होते हैं वो क्या करते हैं, इन्हीं दानों के अंदर अपने अंडे दे देते हैं। और इन्हीं अंडों को जब अंडे देते हैं तो कुछ समय बाद क्या होता है, इन अंडों से बच्चे बाहर निकलते हैं। इसीलिए इसके लार्वा सबसे ज्यादा अन्न को खाकर नष्ट करते हैं। अब इसके आता है, सबसे पहला आता है वयस्क। वयस्क सामान्यतः 3 से 4 mm, वयस्क सामान्यतः 3 से 4 mm लंबा व 1 से 2 mm, 1 से 2 mm चौड़ा होता है। तो वयस्क की जो कुल लंबाई होती है वह 3 से 4 mm लंबी और 1 से 2 mm चौड़ी होती है। और इसके शरीर की बात करूं तो इसका शरीर लंबा, अंडाकार तथा चॉकलेटी रंग का अर्थात लाल रंग का होता है। तो इसका शरीर लंबा, अंडाकार व चॉकलेटी रंग का होता है। और चॉकलेटी रंग सामान्यतः कैसा रंग होता है, जो सामान्यतः लाल रंग का होता है। और इनके शरीर पर लंबे एंटेना, आरी के समान दांतेदार एंटेना पाए जाते हैं। तो इनके शरीर पर एंटेना दांतेदार आरी के समान पाए जाते हैं। आरी के समान क्या है, लंबे एंटेना पाए जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इनकी जो पश्चपाद की फीमर होती है वह बात और भीतरी किनारों पर कंटक युक्त होती है। तो इनकी फीमर होती है वह बाहरी व भीतरी किनारों पर कंटक युक्त होती है। तो ये इसकी सबसे बड़ी इसकी विशेषता होती है। अब इसका नेक्स्ट जो आता है वह आता है प्रजनन चक्र, अर्थात ये किस मौसम में प्रजनन करता है। तो अपन अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, प्रजनन चक्र की बात करें, अर्थात इनका जनन कब होता है, तो हम बेसिक बात बता देना चाहते हैं कि इनका जनन है वह सामान्यतः मार्च से नवंबर महीने तक होता है। तो इनका जनन मार्च से
मार्च से नवंबर महीने तक इनका जनन है वह होता है। अर्थात जितनी प्रजातियां हमने पढ़ी थी सभी प्रजातियों में जो जनन है वह क्या होता है, अलग अलग प्रकार का है। लेकिन जैसे ही नवंबर के बाद सर्दी आती है उनके लार्वा शीत निष्क्रियता अवस्था में चले जाते हैं, अर्थात सर्दियों में यह निष्क्रिय रहते हैं। तो इनके लार्वा सर्दियों में शीत निष्क्रियता अवस्था में रहते हैं। अर्थात जो शीत निष्क्रियता अवस्था होती है उनमें इनके लार्वा निकलते हैं। लेकिन जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां आती है, जैसे ही वापस सर्दियां खत्म होती, मार्च महीना आता है, तो मार्च महीने में इन अंडों से, जो अंडे दिए हैं, इन अंडों से लार्वा बाहर निकलते हैं। और अगर लार्वा निकल भी गए पहले तो वो क्या रहेंगे, शीत निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इनके जो अंडे होते हैं वो सामान्यतः मार्च महीने में निकलते हैं, और अगर इससे पहले अगर शीत निष्क्रिय अवस्था आ गई है तो मार्च महीने में क्या होगा, वयस्क का निर्माण होता है। अब ध्यान रखना, जैसे ही मैथुन क्रिया होगी मादा अगले दिन ही अंडे देना प्रारंभ कर देती है और इनके अंडे छोटे और अंडाकार होते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, मैथुन क्रिया के अगले दिन ही मादा अंडे देना प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट, इनके अंडे छोटे व श्वेत रंग के होते हैं। अब मादा क्या करती है, दो तरीके से अंडे देती है। एक तो होता है कि वह उस अन्न के दाने में छेद बना के अंडे दे, अगर दूसरा नहीं हो तो यह अपने शरीर से एक ऐसे चिपचिपे पदार्थ का स्रावन करती है जिससे क्या होता है कि वह अंडा उस अन्न के दाने के साथ चिपक जाता है और उसके साथ ही रहता है। अब कुछ समय बाद लगभग मादा, सामान्य बात करें तो मादा एक अन्न के दाने पर 1 से 8 अंडे देती है। तो ये भी नोट कर लीजिए, मादा एक अन्न के दाने पर 1 से 8 अंडे देती है। तो आप अब एक दाल का दाना देखते हो तो आप सोच सकते हो कि उस दाने के आधार पर ये अंडे कितने छोटे हो सकते हैं। और अगर सामान्य बात करूं कि मादा एक बार में 34 से 113 अंडे देती है, लेकिन प्रत्येक प्रजाति में ध्यान रखना अलग अलग, किसी में 110 होते हैं, किसी में 118। तो सामान्यतः मादा एक बार में 34 से 114 अंडे देती है। तो मादा एक बार में 34 से 114 अंडे है वह क्या होती है, देती है। और इन अंडों के देने के 7 से 14 दिन पश्चात स्फुटन क्रिया होती है और इसमें से क्या होते हैं, लार्वा बाहर निकलते हैं। तो ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि इन अंडों से 7 से 14 दिन पश्चात स्फुटन होता है। नेक्स्ट क्या है, इन अंडों का 7 से 14 दिन बाद स्फुटन होता है। और इन स्फुटन से क्या होगा, इन अंडों से लार्वा है वह क्या है, बाहर निकलते हैं। अब यह लार्वा अनाज के दाने में सुरंग बनाकर उसके भीतर प्रवेश करते हैं और उसके जो भीतरी पोर्शन होता है मंड या स्टार्च, उसको खाकर क्या करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और एक सामान्य बात करें तो एक लार्वा 10 से 12 दिन पश्चात और अपनी जो नेक्स्ट अवस्था होती है उसमें प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। तो नेक्स्ट विशेषता क्या है कि लार्वा अन्न के दाने में सुरंग बनाकर
उसमें प्रवेश कर लेता है, उसमें प्रवेश कर लेता है तथा उसके भीतरी भाग को, उसके भीतरी भाग को खाकर खाकर खोखला बना देता है, खोखला बना देता है। और जब ये खोखला बना देता है तो ये फिर लार्वा क्या है, उस अन्न के दाने से निकलकर दूसरे अन्न के दाने में चले जाते हैं। प्रारंभ में जो लार्वा होते हैं उनका रंग होता है वह हल्का भूरा होता है, लेकिन बाद में प्रारंभ में लार्वा का रंग हल्का भूरा होता है, लेकिन समय के साथ यह पीले रंग में परिवर्तित हो जाते हैं। तो समय के साथ ये लार्वा पीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब देखिए, एक पॉइंट मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट नोट करा रहा हूं कि इनकी जो लार्वा अवस्था होती है वह अलग अलग महीनों में अलग अलग होती है। ध्यान रखना, अगर इनकी लार्वा अवस्था की बात करूं तो अगस्त से सितंबर महीने में यह अवस्था 10 से 12 दिन की होती है। अगर अगस्त से सितंबर तक की बात करूं तो यह अवस्था 10 से 12 दिन की होती है। लेकिन अगर मैं इसके बाद बात करूं नवंबर में, तो यह अवस्था 26 से 38 दिन की होती है, 26 से 38 दिन की होती है। और शीत निष्क्रियता में यह अवस्था 112 दिन की होती है। उसके पश्चात यह लार्वा प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। हम जानते हैं कि प्यूपा के बाद क्या बनता है, हमेशा वयस्क बनता है। प्यूपा अवस्था 4 से 24 दिन की होती है, 4 से 24 दिन की होती है। अब देखिए, ये भी टेम्परेचर अकॉर्डिंग होगी। अगर गर्मियां हैं तो प्यूपा अवस्था 4 दिन की ही होती है। अब ध्यान रखना, अगर गर्मी है तो प्यूपा अवस्था कितने दिन की होगी, 4 दिन की। 4 दिन बाद ये किसमें बदल जाएगा, यह वयस्क में बदल जाएगा। लेकिन अगर सर्दी है तो फिर प्यूपा अवस्था लगभग 24 दिन की होती है। इसीलिए ध्यान रखना, इनके लार्वा का जो परिवर्तन है वो मौसम के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ इसीलिए बता रहा हूं आपको पहले कि लार्वा किस महीने में है, वहां इसका परिवर्तन काल क्या होगा। प्यूपा अगर गर्मियों में बन रहा है तो 4 दिन में ही वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन सर्दी है तो ये 24 दिन बाद होगा। अब ध्यान रखना, वयस्क का जो जीवन काल है वह सामान्यतः 5 से 20 दिन का ही होता है। तो वयस्क का जो जीवन काल है वह 5 से 20 दिन का ही होता है। और एक साल में इनकी लगभग 8 पीढ़ियां आती है। तो एक साल में इनकी 8 पीढ़ियां आती है। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट शुरू होता है वह होता है सती। अब हम जानते हैं जितनी भी जो दालें होती है यह विशेष तौर से अप्रैल से सितंबर महीने तक उग जाती है। तो ये अप्रैल से सितंबर महीने तक जितनी भी दालें उग रही है, यह उन दालों के दाने को खाकर इतना नुकसान पहुंचाता है कि यह दाना जो है दाल का, यह खाने योग्य नहीं होता। और इस कीट का जो लार्वा और प्यूपा है उसकी खाने की जो दर होती है वो वयस्क से दुगनी होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर वयस्क 1 दाना खा रहा है तो प्यूपा 2 दाने खाते हैं। और यह जो प्यूपा और लार्वा होते हैं यह को दाने को खाकर उसे बिल्कुल खोखला कर देते हैं और इस प्रकार फसल को नुकसान पहुंचाते हैं कि वह बाद में खाने योग्य नहीं होती है। तो आज की जो हमारी क्लास थी उसमें हमने इस जंतु के बारे में पढ़ा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी हम उसमें आगे के जंतु के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।